गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए बैठ। ये चालू। हाँ है। क्या क्या बता दिया था? एनर्जी। अच्छा। प्रॉपर्टी नंबर कितना लिखा था? 3। नंबर 4। देखिए एनर्जी हमने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एच इंटू न्यू। ये बताया था एन आता है। चलो टोटल एनर्जी is n times h into nu. N is called total number of photons. अब अगर पावर में पूछूं पावर क्या होता है, तो पावर होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, टोटल वाला। तो ये क्या बना, एन एच न्यू बाई टी। फिर मैं पूछूं कि इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एनर्जी बाय टाइम को क्या बोलते हैं? पावर। पावर बाय एरिया भी हो सकता है। अब इसको रखोगे यहां वैल्यू में पुट करोगे, एन एच न्यू बाई टी। इसको देखो क्या बोल देंगे, इसको बोलेंगे नंबर डेंसिटी, वेयर एन इज कॉल्ड, इधर लिख देता हूं मैं, फोटोन फ्लक्स भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये हो गया। अब इंटेंसिटी का नया फॉर्मूला आ गया हमारे पास। पहले वेव्स में पढ़ के आते हैं कि इंटेंसिटी का फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों आते हैं, पर यहां पे फ्रीक्वेंसी और नंबर डेंसिटी की बात हो रही है, क्योंकि एवरीथिंग इज क्वांटाइज्ड। सब इंटीग्रल मल्टीपल होना शुरू हो गया, छोटे 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 पार्टिकल्स में डिवाइड हो गए, इसलिए सब फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया। ठीक है, सब क्वांटाइज होना शुरू हो गया। नंबर 6, photons are electrically neutral। इसका मतलब not affected by electric as well as magnetic field। इनसे अफेक्ट नहीं होगा। रेस्ट मास इसका बताया था क्या? बताया था, डिस्कशन नहीं किया ना। हाँ ठीक है।
एक एग्जांपल लेते हैं। इंटेंसिटी अगर 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अगर वेवलेंथ जो लाइट में है वो है 2000 एंगस्ट्रॉम। प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? NH न्यू। N का मतलब क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये टाइम है। हाँ, ये कितना दिया हुआ है? 10 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये निकालना है। अब H और न्यू की वैल्यू अगर यहां रखें तो न्यू क्या बन जाएगा? C बाई लैम्डा। इधर भेज दीजिए। तो 10 इंटू 2000 अपॉन, अगर आप 12400 से रिप्लेस करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, लेकिन ये किस में है? वॉट, यानी कि जूल पर सेकंड में है। मतलब सबको ऐसा यूनिट में ही रखना पड़ेगा। तो इसको भी ऐसा यूनिट में ले आते हैं। 10⁻⁻10 मीटर बन गया। और H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अब देखो ये कई बार आप ऐसा आप एनकाउंटर करेंगे कि H को C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली ये ना 20 मान सकते हो आप। ये 20 आप इसको अज्यूम कर सकते हो H इंटू सी में। अगर ये 20 है तो बस अब 10 के पावर को ही सेट करना है। तो n कितना हो गया? ये 20 है और यहां से एक 20 हटा दो। इस 20 को इस 20 से हटा दो। तो कितना हो गया? 10⁻, टोटल टोटल नीचे से भी तो आएगा ऊपर। अरे ये 34 भी तो है। 10⁻, ये 1 2 3, तो ये जो -10 है वो क्या बन गया? -7। अब ये नीचे से ऊपर आएगा तो ये 34 -8, -34 ऊपर 34 हो गया और +8 -8 हो गया। कितना आ गया इसका आंसर? 8 7 15 19। ठीक है, इतने फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंसिडेंट हो रहे हैं। तो अगर इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछ दूं कि बताओ फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ओवर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर सेकेंड। पर सेकेंड बताना है। क्या करना होगा? हाँ, ये देखो पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, ये पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन इसमें कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब जब n लिखोगे तो 10⁻19 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। -2 का स्क्वायर -4। अब बन गया 10⁻, अच्छा एक 10 भी तो है, तो हो गया 20 16 हो गया। इतना होगा पर इस एरिया में। ठीक है, आज हम इतना नंबर के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आगे जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे ना,
तो जितने फोटॉन्स आके हिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी निकलने की संभावना उतनी होगी। तो हम इंटरेस्टेड होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। देखो, क्वांटम फिजिक्स से जो थ्योरी बन के निकलता है उसमें आइंस्टीन का बड़ा रोल रहता है। तो आइंस्टीन ने ये कहा, जबकि ये सब प्रैक्टिकली दिख भी रहा था, इसने कहा कि नेचर में दो टाइप के ही चीजें एग्जिस्ट कर सकती है, या तो वो मैटर होगा या वो एनर्जी होगा। एनर्जी को हम मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किसी चीज को मैटर कब बोलेंगे? जब हम उसको रेस्ट मास कुछ दे सकेंगे। अब ये रेस्ट मास क्या होता है? रेस्ट मास मतलब एक्चुअली में जो मास कंटेंट होता है किसी बॉडी के अंदर, मैटर जो कंटेंट होता है उसका जो काउंट है वो रेस्ट मास से हम काउंट करते हैं। जैसे ये मैटर है कि नहीं, इसको हम डिफाइन करेंगे कि इसका रेस्ट मास है या नहीं। क्या इसका रेस्ट मास है? क्या इलेक्ट्रॉन का रेस्ट, क्या इलेक्ट्रॉन का मास है कुछ 9.1 × 10⁻31? तो आज के बाद हम उसको बोलेंगे उसका रेस्ट मास है, क्योंकि वो एक मैटर है। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो हर वो पार्टिकल जिसका रेस्ट मास डिफाइंड है वो मैटर है, और जिसका रेस्ट मास डिफाइंड नहीं है वो एनर्जी होगा। ठीक है? तो आइंस्टीन ने कहा कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एनर्जी को अगर आप कंडेंस करेंगे तो मास बन सकता है। हालांकि ये थ्योरी है, अभी तक हम कर नहीं पाए हैं, लेकिन ये जरूर हमें दिखाई, जैसे न्यूक्लियर फिजन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। तो जैसे केमिकल रिएक्शन में आप थ्योरी डेवलप किए थे कि मास कंजर्व रहेगा, जितना रिएक्टेंट का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास बनेगा। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। रिएक्टेंट साइड का मास ज्यादा था और प्रोडक्ट साइड का मास कम हो गया था। तो मास गया कहां? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मास गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी। और किस फॉर्मूले से कन्वर्ट होता है? वो इस फॉर्मूले से होता है, E = mc²। ये डेलम है, वो जो कन्वर्ट मास है। तो c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और डेल m का मतलब जो मास डिफेक्ट है, एक्चुअली मास जो चेंज हुआ। ठीक? तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोटोन का रेस्ट मास, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो बताओ, अगर फोटोन का रेस्ट मास 0 है तो क्या वो मैटर है या एनर्जी है? एनर्जी है। इसका मतलब वो पार्टिकल नहीं है, वो एनर्जी है, वो वेव के जैसा है। लेकिन आगे जब हम इसकी बिहेवियर देखते हैं तो वो पार्टिकल जैसा भी मोमेंटम लगा रहा है, फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल गिव फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया विल गिव प्रेशर। तो लाइट से फोर्स फील होना शुरू हो गया किसी किसी जगह में। तो हमें क्यों नहीं फोर्स फील हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये बहुत कम है। जैसे जैसे इस दो स्टूडेंट जो आपस में बैठे हैं, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्शन है कि नहीं? पर उसको फील क्यों नहीं हो रहा? वो उसके तरफ खींचा क्यों नहीं जा रहा है? दैट इज वेरी वीक। हो रहा है? मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक है? तो वो फोर्स हमें फील नहीं होता है, ऑल्दो वो एग्जिस्ट करती है। ठीक उसी तरह से लाइट हमें फोर्स लगा रहा है, पर हम फील इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मैग्नीट्यूड बहुत कम है। ठीक है?
तो कभी आप देखे होंगे कोई मूवी वगैरह में कि ऐसे अगर लाइट एकदम से आई या फिर वो फटा तो ऐसे हो गया वो, है ना। वो बहुत ज्यादा था, हाँ वो शॉक, वो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का था। तो वहां हो गया, मतलब वो एक्चुअली में फिजिक्स है, ऐसा नहीं कि वो रोहित शेट्टी की मूवी है तो लाइट के, हाँ हाँ हाँ, अभी देखो धीरे धीरे थ्योरी डेवलप हो रही है, यहीं से आएगी। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा और एनर्जी मास में। फोटोन का रेस्ट मास हम 0 लेंगे। अब सुनो, मास जो है नाउ बिकम्स फ्रेम डिपेंडेंट। पहले ये फ्रेम डिपेंडेंट नहीं था। अब ये मास किसी भी बॉडी का इस तरह से चेंज होगा, वेर m0 इज कॉल्ड रेस्ट मास। रेस्ट मास। अब बताओ फोटोन कितने स्पीड से मूव करती है? स्पीड ऑफ लाइट। तो v की जगह c हो गया, तो कट के 1 - 1 डिनोमीटर हो गया 0, तो फिर तो मास इनफाइनाइट हो गया। लेकिन बेटा ये थ्योरी उस डिफाइंड है केवल मैटर के लिए, तो फोटोन का रेस्ट मास ही 0 है, यही वाला पार्ट 0 है, तो उसके लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है। 0 बाय इंफिनिटी इन अब लिमिट डालेंगे इनडिटर्मिनेट। तो ये मटेरियल के लिए डिफाइंड है, ठीक है। अब सुनिए बात, अगर किसी फ्रेम में आप देखें कि ये एक ब्लॉक, एक बॉडी का मास का जो स्पीड है वो v है इस फ्रेम से, तो इस फ्रेम के अकॉर्डिंग मास उसकी ऐसी हो जाएगी। सपोज v इज कंपेरेबल, लेट्स से c/3 है, तो उस फ्रेम में उस मैटर का मास चेंज होकर इफेक्टिवली इस फॉर्मूले से काम करेगा। तो बताओ ऐसा क्या हुआ होगा कि अगर वो c/3 से चलने लगे तो क्या उसकी बनावट है वो क्या सिकुड़ जाएगी या फैल जाएगा या मास इधर इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा? क्या हो रहा होगा? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ मास निकल के ऐसे टुकड़ा हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा है। हो ये रहा है कि आज भी उसके पास उतना ही मैटर कंटेंट है जितना उसकी बनावट में कंटेंट थी। मतलब अगर एक बॉडी c/3 से मूव कर रहा है, उसका मास नो डाउट चेंज हो जाएगा, पर हुआ क्या? क्या उसकी बनावट बदल गई, सिकुड़ गया, उछल गया, ऐसा कुछ हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके लिए मैकेनिक्स डील करने के लिए जो मास है वो इफेक्टिवली इस फॉर्मूले से डील होगा। उसकी मैकेनिक्स डील करने के लिए चेंज हो गया। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर का मॉलिक्यूल बदल गया, आज भी रेस्ट मास उसका उतना ही होगा, रेस्ट मास उतना ही होगा। तो अगर वो c/3 से चलने लगे ना, तो उस इनर्शियल उस फ्रेम में, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आप उसके मैकेनिक्स को डील करेंगे तो अब मास m0 नहीं ले सकेंगे आप, आपको ये लेना पड़ेगा। ऑल्दो हमारे सिलेबस में नहीं है, बस हम थ्योरी को समझना चाहते हैं कि रेस्ट मास क्या होता है, मैटर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। अब मैं पहुंचता हूं इधर फोटोन में। फोटोन फोर्स लगा रहा है, प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा है और उसके पास मोमेंटम भी है। तो देखो ये मैटर है नहीं, ये पार्टिकल है नहीं, लेकिन इसकी बिहेवियर पार्टिकल जैसी है। अगर इसकी बिहेवियर पार्टिकल जैसी है तो अगर ये पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है, शो करता है, तो उसका मास कितना होगा? अब मास यहां कैसे आ गया जब ये मैटर ही नहीं है? तो क्योंकि वो वैसा नेचर शो कर रहा है तो इफेक्टिवली उसका मास इस फॉर्मूले से आएगा। मतलब इफेक्टिव मास, इफेक्टिव बोल रहा हूं मैं, इसका मास है नहीं, इसके मैकेनिक्स को डील करने के लिए इफेक्टिवली मास ऑफ फोटोन कुछ इस तरह से डील किया जाएगा, del m इज इक्वल टू E/c²। ये हो जाएगी इसकी मास। अच्छा अगर मास ये है, अब सपोज ये फोटोन है, इसकी स्पीड तो मुझे पता है कि कितनी है c, मास अभी पता चल गया इतना है,
तो बताओ लीनियर मोमेंटम कितना होगा? लीनियर मोमेंटम H इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास यहां से डालो और स्पीड इसका कितना है? E बाई सी आ गया। और मॉडिफाई करते हैं, E का फॉर्मूला क्या है? एच सी बाई लैम्डा। क्या बन गया? और मॉडिफाई करो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एच न्यू बाई सी। तो मोमेंटम का फॉर्मूला अब बदल करके इस तरह से डील होगा, एच बाई लैम्डा, एच न्यू बाई सी या ई बाई सी। किसका मोमेंटम है वो? फोटोन का है। हाँ, क्या लिख दिया मैंने? अच्छा एच लिख दिया, हाँ। ये पी है, ये पी है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम अब बदल करके नए फॉर्म में आ चुका है, एच बाई लैम्डा। हाँ, क्या है? एनर्जी स्टोर्ड है, मतलब? हाँ ठीक है, एक मिनट एक मिनट सुनो। ये जो फोटोन का इफेक्टिव मास है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर तुम इतने एनर्जी को कंडेंस करोगे तो इतना मास प्रोड्यूस हो जाएगा, इस फॉर्मूले से। मतलब अगर हम कंडेंस कर पाए तो इतना मास प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर आप इतने मास को एक्सप्लोड करोगे तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ये सब थ्योरी है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई मशीन है कि इधर से एनर्जी डालो इधर से मास निकलेगा। जैसे आलू डालने पे सोना निकल रहा था। ठीक है ना, तो ऐसा कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बना नहीं है। ठीक, तो पहले तो ये समझ लो कि ये थ्योरी है ऐसा, लेकिन आप सुने होंगे कि कोलाइडर में गॉड पार्टिकल की खोज हो रही है। ये अभी चल ही रहा है एक्सपेरिमेंट, हाइड्रॉन को कोलाइडर। हाँ, तो उसमें हम यही बोलना चाह रहे हैं कि हम एनर्जी को कंडेंस करके पार्टिकल बना सकते हैं क्या? तो वो बनाने के प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हो सकता है आज के डेट में कुछ आगे सक्सेस मिला हो, पर क्या है कि हमारा उतना थ्योरी है नहीं, तो मैं भी उधर नहीं गया ज्यादा पता करने। पर पर कल को आप अच्छे आईआईटी या एनआईटी में जाएंगे तो वहाँ जो वहाँ के प्रोफेसर हैं वो एक से एक महारथी है, बहुत नॉलेज है उनके पास। तो आप उनके साथ बैठ करके काफी थ्योरी को रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ रिसर्च करने का बहुत स्कोप है, इंस्ट्रूमेंट भी है हाईटेक, और फंड भी मिलता है कि हाँ बेटा कर। ठीक है, तो क्या है कि जितना आपको थ्योरी दिया जा रहा है दैट इज ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एनसीईआरटी ने जितना प्रिस्क्राइब कर रखा है और मेंस एडवांस में जितना आता है हम उतना ही बातें करेंगे। ऑल्दो इसकी जो लिमिट है वो बहुत आगे है और हमारे स्कोप के, समझ के स्कोप के बाहर है। ठीक है ना, तो आइंस्टीन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था। इंसान ही था वो। अरे ये सब उसकी थ्योरी है, थॉट्स हैं, कोई अंदर घुस के देखा नहीं है कि वहां पैकेट्स में आ रहे हैं एनर्जी, पर उसकी थ्योरी को गलत भी प्रूव नहीं कर पाया कोई, तो आज तक हम सही मानते हैं और सही चल रहा है। हाँ, ये पॉइंट है कि उसने ऑब्जर्व किया, उसने थ्योरी बताई कि ऐसा होगा। जैसे मूवी में या किसी क्राइम सीन का थ्योरी डेवलप होता है कि ऐसे हुआ होगा। दो दो 2 अक्टूबर की रात कहाँ थे? तो 2 अक्टूबर पे हम गए थे सत्संग में।
सब सब देख रखा है। चलो ठीक है, तो हम वापस आएंगे उस मोमेंटम पे। जब मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स आएगा, और उसी फोर्स को पर यूनिट एरिया जब स्टडी करेंगे तो प्रेशर देगा। तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको और थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ये फोटोन अभी वेव नेचर शो कर रहा था, उसकी फ्रीक्वेंसी थी, वेवलेंथ था। देखो आज वो पार्टिकल नेचर शो करने लग गया, अब वो मोमेंटम भी दिखाने लग गया, फोर्स भी लगाने लग गया। तो जो मैंने पहला ही इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि मॉडर्न फिजिक्स में थॉट्स आइडियाज बड़े मॉडर्न है, डुअलिटी बिहेवियर होती है, क्वांटाइजेशन होता है। तो देखो एनर्जी क्वांटाइज था, अभी पैकेट्स में आ रहे थे, पावर इंटेंसिटी सब पैकेट्स में है, क्वांटाइज है। उसी तरह से अभी वो फ्रीक्वेंसी रख रहा था, अब वो पार्टिकल बिहेवियर शो करने लग गया, मोमेंटम आने लग गया। अब वो अभी देखना आगे जैसे चैप्टर एडवांस होगा तो वो हम कोलाइड करने का बात करेंगे। ये देखो इसमें कोलाइड हो रहा है, तो इसकी मोमेंटम चेंज कितनी हो रही है, ये तो पार्टिकल का बिहेवियर था। तो डुअलिटी प्रिंसिपल आ गया। चलो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक बल्ब है, बल्ब नंबर ए, और दूसरा है बल्ब बी। ठीक है, ये रेड कलर के वेवलेंथ निकालता है और ये ब्लू कलर का निकालता है, पर इनका पावर सेम है, सेम पावर, सेम पावर पी पी। आप बताइए क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स भी सेम है? पावर सेम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स, किस बल्ब से ज्यादा आएगा या सेम आएगा? पावर तो सेम है, एक रेड कलर का निकाल रहा है, एक ब्लू कलर का। हाँ देखो एक चीज समझ लेना कि ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर में वेवलेंथ और इसी ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी कम होती है। अब बताओ ये जो ब्लू है और यहां पे रेड है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और रेड की फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो बताओ एनर्जी, जो एक फोटोन की एनर्जी है, एक फोटोन की, वो ब्लू वाले की ज्यादा है या रेड वाले की ज्यादा है? ब्लू। तो आप लिखेंगे कि एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, frequency of red is less than frequency of blue, so energy of red photon is less than energy of blue color photon. लेकिन पर यूनिट टाइम मुझे एनर्जी सेम निकाल के देना है। देखो एक फोटोन की एनर्जी कम है, पर एक सेकंड में टोटल मुझे बराबर एनर्जी को ट्रांसफर करवाना है। तो क्या करना पड़ेगा? पैकेट्स ज्यादा भर के देने होंगे ना, इसका मतलब फोटॉन्स की काउंटिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो जिसका एनर्जी कम पड़ रहा है उसमें फोटॉन्स ज्यादा जाएंगे, तभी तो पावर सेम होगा। समझ आ रहा है? तो यहां लिखोगे सो देयरफॉर वी नीड, देयरफॉर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सेम पावर, in order to produce same power, number of photons of red should be greater than number of photons of
ब्लू। हाँ, इंटेंसिटी, अब वो तो एरिया पे भी डिपेंड करेगा ना, हम तो केवल एनर्जी पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बताओ। अब ये 10 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है, इन दोनों से जो वेवलेंथ निकल रही है 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ निकल रही है। तो फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स इन ईच। हाँ, पर सेकेंड। एरिया की क्या जरूरत है, पावर है। कैसे करेंगे, अब हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, N/T इंटू hc/λ। अब देखो ये SI यूनिट में है, पर अगर इसको 12,400 यूज करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। या तो इसको आप SI यूनिट में रख के डील कीजिए, या फिर इसको फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाइए। कोई एक को कन्वर्ट करना होगा वरना काम नहीं बनेगा। तो चलो इसको हम 10 वोल्ट लेते हैं, ये N/T को हम N डैश कर देते हैं। SI सिस्टम में 6.63 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻9। अब इसको हमने क्या डील किया था, इन तीनों को कैसा डील किया था, 20 के जैसा। तो 20 1 जा 20, 20 जा, ये 20 है ना। अब इन सबको उधर भेजना है बस, ठीक है। तो ये कितना हुआ 2, इधर से कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाके हो जाएगा 17, 16 हो जाएगा, 16 और 34 ऐड हो जाएंगे, फिर उधर जाके। अच्छा चलो ठीक है, एक साथ दे देते हैं। 20 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8। कितना आ रहा है जल्दी देखो, 1 2 +2 +34 -8। 35 हो रहा है क्या, देखो ये एक ले लो तो अभी तो माइनस माइनस हो रहा है। चलो ठीक है, 36 और 17 कितना हुआ, 36 और 17 19। तो 2 इंटू 10⁻19 इतने फोटॉन्स पर सेकेंड
बल्ब नंबर ए से आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं बल्ब बी का कितना होगा 4 इंटू 10⁻19 एन डैश। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। अब हम लोग एक्चुअली थ्योरी डेवलप कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए, जो मैं नेक्स्ट दे रहा हूं। एक बल्ब है 100 वाट का एंड इट वर्क्स एज अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि इस बल्ब से ओनली 5% ऑफ एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट। 95% खराब हो जा रहा है एनर्जी, हीट जनरेट हो जा रहा है, रेजिस्टेंस है बल्ब का, खा जा रहा है वो। तो 5% ऑफ द एनर्जी इज एमिटेड एज लाइट, देन फाइंड द नंबर ऑफ photons entering into a human eye which is at a distance of 5 meter from the bulb. If area of pupil समझते हैं आंख में, तो वैसे आप भी एक प्यूपिल हैं, कोई नहीं सीधा एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ आई। कॉर्निया, कॉर्निया तो ये पूरा ही होता है, ये आइरिस के बाद वाला जो पोर्शन है। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग इनटू द आई ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द बल्ब। लिखवा दूं पूरा स्टेटमेंट या समझ गए? लिखो, a bulb of 100 watt, a bulb of 100 watt emits 5%. A bulb of 100 watt emits 5% of its energy as light. Emits 5% of its energy as light of wavelength 5000 angstrom. 5000 angstrom. ठीक है, फाइंड, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे देता हूं, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। Second, find total number of photons entering. Find total number of photons entering through eye of area, through eye of area 10 millimeter square, situated at 5 meter from point source, situated at 5 meter from point source.
पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वैसा ही है बस। ये आना चाहिए ये आंसर। इसमें भी वही अजम्पशन लिए हैं, 6.63 और इंटू 3 को 20 ले लिए। अब सुनो, ये जो नई चीज हम सीखने वाले हैं कि आंख में कितना जाएगा फोटोन, ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से मिल सकता है। एक इसमें, दूसरा हीट में, कि ये समझ लो एक पॉइंट सोर्स है और उससे रेडिएशन निकल रहा है, तो वहां से 5 मीटर पर एक 10 मिलीमीटर स्क्वायर का या 10 या कोई भी एरिया का एक सरफेस है, तो कितनी एनर्जी यहाँ पे पहुंचेगी। तो दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे जो वेव फ्रंट बनेगा, इससे जो जो आप वेव्स में पढ़े होंगे कि पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल बनता है, जैसे पॉइंट चार्ज का स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, उसी तरह से यहां पर भी बनेगा। तो ऐसे एनर्जी निकल के जा रही होगी ऐसे, इस तरह से। तो 5 मीटर में 5 मीटर का रेडियस का एक स्फीयर बनेगा, और ये पूरे स्फीयर में पावर रहेगा। हाँ, तो ये पूरे एरिया में कितना पहुंचा, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होगी, पावर बाय एरिया, और एरिया ऑफ स्फीयर। इसका मतलब 100 वाट का केवल 5% ही तो यूज हुआ, तो यहां पे 5% के कारण निकलेगा, ये ध्यान रखना एक चीज। ठीक है, तो 5000 एंगस्ट्रॉम के जो एक फोटोन से जो एनर्जी आएगी, उसमें टोटल एनर्जी तुम 100 नहीं यूज करोगे, क्या यूज करोगे, 5% ऑफ 100 इज 5। ठीक है, तो जब आप पावर यहां पे यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 5/4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर। ये क्या बन गया, इंटेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब तुम्हें कितने एरिया में चाहिए, 10 मिलीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एनर्जी इंटू आईज इज 5/4 का स्क्वायर इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर 6। अब इतनी एनर्जी वहां पहुंची है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है वो पता है तुम्हें, उसको इससे कर दो डिवाइड, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें नया चीज क्या सीखे कि इंटेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने एरिया से। इस पूरे एरिया में कितना एनर्जी है वो हमें पता है पर यूनिट टाइम, तो इससे मल्टीप्लाई अगर कर दोगे तो इतना फोटोन एंटर करेगा पर यूनिट टाइम। इसमें पर यूनिट टाइम भी आएगा, फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स एंटरिंग थ्रू द आई पर यूनिट टाइम। ठीक है, यही चीज आपको रेडिएशन में भी मिल सकता है, कि जैसे सन से जो एनर्जी पहुंचती है अर्थ पे, तो अर्थ पे कितना एनर्जी इंसिडेंट होगा। तो ये सन को पॉइंट सोर्स मान लेते हैं, यहां से इसका डिस्टेंस आर ले लेते हैं,
तो आपको निकालना होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी होगा पावर बाई 4πr²। और पावर कहां से आएगा? रेडिएशन वाला फॉर्मूला से, ई सिग्मा ए T⁴। और ये एरिया किसका होगा? सन का। अब जब यहां पे एनर्जी पहुंचने की बात होगी कि यहां कितना पहुंचा, तो अर्थ का केवल इतना ही पोर्शन एल्यूमिनेट होता है, तो आपको प्रोजेक्टेड एरिया लेना होता है। तो एनर्जी ऑन अर्थ इज यही वाला इंटेंसिटी इंटू कितना है वाला एरिया, πr²। ऑल वो स्फीयर है, पर हमने एरिया की कितना लिया? प्रोजेक्टेड एरिया लिया। अगर वो शैडो इसका देखोगे तो कैसा बनेगा? सर्कल। लेकिन यहां जब एरिया लेंगे तो कंप्लीट होगा 4π रेडियस ऑफ सन का स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन एडवांस में आया है, तो उसको इंस्पायर होके मेंस में पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, पता चल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे थ्योरी जो आइंस्टीन ने डेवलप किए उसको हम अप्लाई करेंगे एक ऑब्जर्वेशन, एक फेनोमेनन को प्रूव करने के लिए, और देखेंगे कि देखो वेव थ्योरी कैसे फेल होता जा रहा है। और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डालो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि मेटल सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट किया गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आने लग गए। अब इसी फेनोमेने को देखकर इसमें जितनी फेलियर होना शुरू हुआ वेव थ्योरी का, उसको प्रूव करने के लिए आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी बनाई थी। यहां से शुरू हुआ था। देखिए क्या होता है यहां पर, जब मेटल सरफेस पे एक सफिशिएंटली लार्ज एनर्जी, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा आपको, तो वो लाइट के फॉर्म में जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, इसलिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट या एमिशन। अच्छा, हमें एनर्जी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जरा उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नो डाउट रैंडम मोशन में है, लेकिन ये अपनी लिमिटेशन में ही है। इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तभी तो वो बाउंडेड है। इलेक्ट्रो में आप पढ़े होंगे कि दो चार्ज के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला होता है K(Q1 Q2)/R। अगर एक नेगेटिव हो गया तो माइनस हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव,
और न्यूक्लियस में होता है पॉजिटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, और प्रोटॉन का चार्ज वही होता है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? जेड ई। इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ है, लेकिन बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? नेगेटिव होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नेगेटिव हो जाएगा। जिस भी सिस्टम की नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिस्टम बाउंडेड होता है। जैसे इस चौक की पोटेंशियल एनर्जी क्या है ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? -Gmm/r। ये ग्रेविटेशन में बताया जाएगा आपको। ये मास ऑफ अर्थ है और ये मास ऑफ बॉडी है। देखो ये नेगेटिव है, इसीलिए इसको ऊपर फेंको तो ये वापस ही आ जाता है, क्योंकि ये बाउंडेड है। तो हर वो सिस्टम जिसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी वो बाउंडेड होगा, वो अपने आप टूट कर नहीं जा सकेगा। अगर उसको फेंकना है, निकालना है, कुछ भी करना है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसको अगर अर्थ के पुल से बाहर फेंकना है तो उसको एस्केप वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से ओवरकम करवाना है तो उसको एनर्जी दे देना पड़ेगा, और वो एनर्जी क्या कहलाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। सही है। अब हम यहां देखते हैं ऐसा क्या कर रहे थे। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इस बार हम एनर्जी कौन से फॉर्म में दे रहे हैं? लाइट के फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी पहुंचता है। जब ये एनर्जी यहां पहुंचता है तो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है, निकाल देता है। अब ये जैसे ही निकलना शुरू करता है ना, जैसे ही निकलना शुरू करता है, क्या उतना वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा? क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, अब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो डेवलप हो गई। क्या ये इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा? तो फिर वो उसको जाने नहीं देगा। लेकिन अगर तुमको निकालना है तो क्या और एनर्जी थोड़ी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो फिर से आपको थोड़ा एनर्जी मिला इस इलेक्ट्रॉन को, तो वो ऊपर उठा, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स भी है और इसकी अपनी पुरानी एनर्जी भी कुछ थी जो कि नेगेटिव थी। तो क्या दोनों एनर्जी के अगेंस्ट तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होगा? मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन required to emit electron from metal surface is called work function। इसका नाम में फंक्शन है पर है वो एनर्जी। एनर्जी है ये। तो बताओ ये किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं? फॉर लाइट की। पर ये प्रॉपर्टी लाइट की नहीं है, ये मेटल की है। मतलब फोटोन की भी नहीं है प्रॉपर्टी, ये मेटल की है, ये सरफेस की है, ये मटेरियल की है। तो क्या वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वर्क फंक्शन का डेफिनेशन। इट इज द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन required to eject electron from metal surface। ठीक है, ये एनर्जी फोटोन की है, लेकिन प्रॉपर्टी फोटोन की नहीं है, ये मेटल की है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। therefore वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन, इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मटेरियल।
ठीक है, तो अगर आप एनर्जी जो इंसिडेंट कर रहे हैं फोटोन की, वो एनर्जी ग्रेटर है वर्क फंक्शन से, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इक्वल भी हो गया तो ये निकल तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, पर वो सरफेस पे ही रहेगा। हाँ, तो उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो एमिशन वर्ड अगर ना बोल के इफेक्ट वर्ड हो, या फिर भी हम इसको मिनिमम कंडीशन में कंसीडर कर लेंगे कि अगर वर्क फंक्शन तक मिल गया एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे जरूर। ठीक है, तो हम इक्वल भी कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अगर लेस है तो 100% फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो वर्क फंक्शन इज द की, उसी से हम आगे की डिस्कशन चालू करेंगे कि कम से कम इतना तो होना चाहिए। अच्छा, इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे सीजियम होता है, सीजियम पता है ना क्या है? तो सीजियम की मिनिमम वर्क फंक्शन होती है, सीजियम हैज मिनिमम वर्क फंक्शन, और वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना होता है। क्या 1.9? एनसीईआरटी में देख ले, कॉलम में लिखा होगा। अब जो एनसीईआरटी में लिखा है हम उसी को रेफरेंस मानेंगे, क्योंकि एनटीए के सिलेबस में एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब्ड है। खैर इतना ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं उसमें, और अगर इम्प्यूरिटीज वगैरह डाल दो तो फिर और बढ़ जाएगा, और साफ सुथरा कर दो तो थोड़ा कम हो जाएगा, पर हम इसी को रेफरेंस मानेंगे। ओके, अब सुनो क्या हो रहा है। कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको हमें प्रूव करना है कि ऐसा क्यों है। सही है ना? हाँ, मुझे याद था क्योंकि ये 3.14 जैसा साउंड करता है, पाई जैसा, तो इसलिए मुझे याद है। और सबसे कम वही होगा, देखना कॉलम में सबसे ऊपर होगा वो, और फिर आगे और मटेरियल्स होंगे, है ना, वो ब्लू कलर का टेबल बना होगा। चलो ठीक है, अब सुनो। अब यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जो एकदम हिला के रख देगा, और इसके कारण थॉट हमें नया डेवलप करना पड़ा, जिसके कारण मॉडर्न फिजिक्स की उत्पत्ति हुई। यहां से सुनिए, सबसे पहली चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था। अब इसमें हम चीजों को बदल बदल के कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। हमने क्या बोला कि यहां से आप लाइट को इंसिडेंट करें और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अब इसकी एनर्जी में एच न्यू आता है। तो वेव थ्योरी ये कहती है कि जो इंटेंसिटी आप लाइट का दे रहे हैं, लाइट का इंटेंसिटी दे रहे हैं, क्योंकि वेव नेचर ऑफ लाइट होता है, ये एक्सेप्ट हो चुका था, क्योंकि यंग्स ने प्रूव कर दिया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इंटेंसिटी हमें पता था कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाय वेव थ्योरी। देखो, अभी जो मैंने फोटोन थ्योरी सिखाया वो 2 मिनट के लिए मान लो कि तुम्हें नहीं पता कुछ भी। अब हम धीरे धीरे उसी ऑर्डर में समझेंगे कि जैसे जैसे चीजें इवॉल्व हुई थी। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऐसे डिपेंड कर रहा था। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम पड़े तो हम एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो उतनी इंटेंसिटी मिल जाएगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अगर वो फ्रीक्वेंसी वाइज कम है तो आप ब्राइटनेस बढ़ा देते तो निकल जाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को। पर ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि फॉर अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फॉर अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी पर
चाहे तुम जितनी इंटेंसिटी का फोटोन इंसिडेंट करो या लाइट इंसिडेंट करो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे थे। एंड फॉर अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे, चाहे तुम बहुत कम इंटेंसिटी की क्यों ना लाइट इंसिडेंट करो, इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे थे। ये फेलियर हो गया वेव थ्योरी का, कि अगर फ्रीक्वेंसी कम पड़ रहा है ना तो एम्पलीट्यूड बढ़ा देना, तो फिर उतनी एनर्जी मिल जानी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो एक मेटल सरफेस सेंसिटिव है टुवर्ड्स येलो लाइट एंड इट्स बियॉन्ड, तो बताओ विबग्योर में फ्रीक्वेंसी वाइज अगर मैं बात करूं तो येलो और ब्लू में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ब्लू की ज्यादा है। और येलो के ऊपर वाला कम फ्रीक्वेंसी है, तो येलो एंड इट्स बियॉन्ड में वो सेंसिटिव है। पर अगर मैं रेड कलर का लाइट इंसिडेंट करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे? नहीं आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये कहना चाह रहा था कि चलो तुम रेड लाइट का जब इंसिडेंट करते हो तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दो ना। तो ब्राइटनेस यानी कि एम्पलीट्यूड बढ़ा दो, तो एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे तो उतनी इंटेंसिटी मिल जाएगी, उतनी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को निकल जाना चाहिए था। पर ऐसा नहीं हुआ। मतलब इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर फ्रीक्वेंसी, फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसी, for certain frequency, let that certain frequency is something certain frequency, ठीक है। अभी इसका नाम हमने डिफाइन नहीं किया है, पहला ऑब्जर्वेशन है। तो frequency less than some certain frequency, no photoelectric effect was observed, even if intensity increased higher and higher, ठीक। उसके बाद फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन सर्टेन फ्रीक्वेंसी, photoelectric effect observed even at low intensity। ये ऑब्जर्व हुआ। अब इसका प्रूफ क्या था, धीरे धीरे हम प्रूफ कर लेंगे, पहले सारे ऑब्जर्वेशन को समझ लो, या चलो एक्सप्लेन कर ही लेते हैं, साथ साथ होता जाएगा। एक्सप्लेनेशन बाय फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी से एक्सप्लेन होगा, वेव थ्योरी फेल हो गया। अब सुनो, जो हम पढ़े हैं अब उसको वापस लाते हैं। आइंस्टीन ने कहा कि भाई साहब इंटेंसिटी क्वांटाइज्ड है, वो इस फॉर्मूले से डील कर रहा है, उस फॉर्मूले से नहीं। मतलब एक फोटोन की जो एनर्जी है, अगर वो एनर्जी कम है, किससे? वर्क फंक्शन से, तब तो तुम चाहे जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो किसको बढ़ा रहे हो? फोटोन के नंबर्स को बढ़ा रहे हो। पर हर फोटोन की एनर्जी कितनी है? एच न्यू। और अगर ये एनर्जी लेस देन वर्क फंक्शन होगा तो तुम चाहे कितने काउंटिंग्स बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। मतलब कि अगर एच न्यू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वर्क फंक्शन होगा, देन ओनली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। तो अगर मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो क्या वो इक्वल हो जाना चाहिए 5/h के? उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी का आज हम नाम क्या देंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो जो सर्टेन है उसका नाम क्या हो गया? थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल।
अगर आपको वर्क फंक्शन पता है, उसको h से डिवाइड करोगे तो फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। किसकी फ्रीक्वेंसी है ये? मटेरियल का वर्क फंक्शन है। और फ्रीक्वेंसी किसका है? इंसिडेंट फोटोन का। अगेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज प्रॉपर्टी ऑफ, जी नहीं, मटेरियल। ये इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी मटेरियल की नहीं है, वो हो भी नहीं सकता, वो वेव थोड़ी है। ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है? इसलिए जब आप क्वेश्चन डील करेंगे ना, उसमें लिखा रहेगा द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मटेरियल इज, लेट्स से, इतना हर्ट्ज। इन शॉर्ट वो बोलना क्या चाह रहे हैं कि तुम जब फोटोन वहां इंसिडेंट कराओगे तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की तो होनी चाहिए, पर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। समझ में आया? तो फॉर ये वाला अब हम लोग वापस से उसके लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि फॉर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। ठीक है? एंड फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व। एक्सप्लेनेशन अभी भी कंटिन्यूड था। फिर आइंस्टीन ने ये कहा कि जब बहुत सारे फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं ना मेटल में, तो एक फोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टू फोटॉन्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, कंप्लीटली जीरो। मतलब ऐसे समझो कि जब लाइट को आप इंसिडेंट कर रहे हो तो क्या इसमें पैकेट्स में आ रहे हैं एनर्जी? तो एक पैकेट जो है ना, वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करेगा और इंटरेक्ट करेगा। मतलब एक पैकेट की एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन के पास जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये पैकेट और ये पैकेट दोनों मिलके इस इलेक्ट्रॉन को उठाए, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर एक फोटोन की एनर्जी कम है तो तुम काउंटिंग बढ़ा दोगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि दो फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन के पास जाए। इसका मतलब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ाते हैं? नंबर ऑफ फोटॉन्स। पर एक फोटोन की एनर्जी अगर कम है तो तुम चाहे नंबर जितनी बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएंगे। कुछ ऐसे समझो कि जितने स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये पूरा जो रूम है वो है मेटल। अब मैं दो टाइप के फोटॉन्स को लेकर आता हूं। एक फोटॉन है क्लास 2 का स्टूडेंट, 3 का स्टूडेंट, और हम ये आइडियल सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि 2 क्लास और 3 क्लास में एक्चुअली में 2 और 3 क्लास के एज का बच्चा ही पढ़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि 12 साल के बाद या 13 साल के बाद बच्चा उठता है चलो अब पढ़ने जाते हैं। ये मतलब ये मत सोचना कि वो 2 और 3 क्लास में हो सकता है सर हरियाणा का जाट पढ़ने अब आया हो। पॉसिबल है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे हैं उनके पास। लेकिन मैं आइडियल केस ले रहा हूं, वही 2 क्लास का छोटा सा नन्हा सा बालक है। अब मैं उस सभी बालकों को आकर के बोलता हूं कि आपको इन सब भैया को उठाना है, लेकिन एक बच्चा एक ही भैया के साथ इंटरेक्ट करेगा। क्या उसके बाहु में बल है? वो बाहुबली नहीं है। अब वो उठा रहा है ऐसे करके उठ तो भैया तो उठे नहीं। अब मैं कह रहा हूं अच्छा तुम कम पढ़ रहे हो ना, एक काम करो तुम क्लास के सभी बच्चों को ले आओ। अब जब सभी बच्चा यहां आता है तो एक भैया को 2-3 स्टूडेंट नहीं उठा सकते, ये रूल है। तो सभी बालक ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन उनके बाहु में बल ही नहीं है, आर्म्स में स्ट्रेंथ ही नहीं है। क्या वो उठेगा? नहीं उठेगा। इसका मतलब ये वाला सिचुएशन हो गया कि तुम्हारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी का अगर वो बच्चा आया नहीं उठा पाएगा। अब सुनो,
अब मैं बीटेक करके जो निकला है बाहर बिल्कुल डोले शोले बना करके क्या है कि बीटेक में जाने के बाद दो ही चीजें हो सकती है अब मैं स्मार्ट से वो आईआईटीएन को लेकर आया बिल्कुल अब सुनो ध्यान से। अब उसको मैं कहता हूं कि इसको जो स्टूडेंट्स है ना उनको उठाना है, तो उसके बाहू में बल है, वो आराम से उठा के ले जा जाएगा। कौन है वो, कौन है वो ठीक है उठा लिया उसने। अब बताओ, एक स्टूडेंट या एक फोटोन की एनर्जी अगर ज्यादा है तभी वो निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, क्योंकि इंटरेक्शन एक फोटोन की एक इलेक्ट्रॉन से ही होगी। बस इतना ही रखते हैं आज। इंटरेक्शन ऑफ वन फोटोन is with one electron only, and if energy of one photon is sufficiently large, then only electron comes out। ठीक है, बस। हाँ, इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। हाँ, इसलिए तो ज्यादा, इसलिए अगर तुम वर्क फंक्शन के बराबर फ्रीक्वेंसी डालोगे ना तो जस्ट वो निकल पाएगा, उसके बाद तो वो पकड़ के खींच लेगा, तुम उसको इलेक्ट्रॉन को दौड़ा नहीं सकते। हाँ, पहले वाले स्टेटमेंट को, पहला स्टेटमेंट क्या था, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, या उसके नीचे वाला? हाँ, हाँ, क्योंकि वन वन इंटरेक्शन था, यहां मैंने वन वन इंटरेक्शन बोला भी नहीं था ना। हाँ, तो ये एक्चुअली यहां पे आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। चलिए, तुमने काउंट बढ़ा दिया, लेकिन ये थोड़ी बोला कि दो फोटोन चार फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मारेंगे, 10 फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं मारेंगे, यहां इसने बोला। हाँ, तो ये वाला भी पॉइंट इसके साथ में कंटिन्यूड रहेगा। हाँ, ठीक है, चलो।